एक इंसान कहता है मुझे हेडेक नहीं चाहिए और एक इंसान कहता मुझे क्लियर हेड चाहिए। दोनों का इंटेंशन सेम है, लेकिन एक जीवन में हेडेक से कभी छुटकारा नहीं पाएगा और दूसरा कुछ ही महीनों में अपने हेड को क्लियर कर लेगा। तो दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग। ये जो सोचने का तरीका है, ये कहां से आप सोचते हो? ये आप अपने कॉन्शियस से सोचते हो या फिर अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से सोचते हो? माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत डीपली आपको सेशन में अलाइन होना है, क्योंकि इसी अलाइनमेंट से आप इसको समझ पाओगे। कुछ लोग कहते हैं आई डोंट वांट दिस बैक केक। अब इसका अपोजिट थॉट क्या है? आई वांट ए स्ट्रॉन्ग बैक। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं मुझे पेट दर्द नहीं चाहिए। तो हमारा पिक्चर, हमारा माइंड किसकी पिक्चर बना रहा है? वो बैक केक का पिक्चर बना रहा है। लेकिन हम उसको कैसे चेंज करेंगे? मुझे स्ट्रांग बैक चाहिए, मतलब हमें मजबूत पेट चाहिए। तो जैसे ही आप अपने थॉट पे टर्न करते हैं, आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जैसे ही ये बनता है कि मुझे स्ट्रांग बैक चाहिए, तब आपका यूनिवर्सल माइंड अलग डिसीजन लेता है। जब आप कहते हैं कि मुझे पेट दर्द नहीं चाहिए, तब आपका यूनिवर्सल माइंड अलग डिसीजन लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा। वो कहानी कुछ ऐसा था कि जब ज्यादातर लोगों से आप पूछिएगा कि क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, वो कहेंगे हाँ सर। क्या आप अमीर बनना चाहते? हाँ सर। क्या आप सेहतमंद बनना चाहते? हाँ सर। तो वो दरअसल कॉन्शियसली ये तो कह रहे हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे रिच बनना है, मुझे फिट होना है। लेकिन अनकॉन्शियसली वो पूरे दिन अपने माइंड में प्रॉब्लम्स को सोचते रहते हैं। वो पूरे दिन अपने माइंड में 99% टाइम पे नकारात्मक चीजों को सोचते रहते हैं। तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि आपने अपने घर में दो कुत्ता पाला है। एक का नाम रखा है 5 लाख और दूसरे का नाम है प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम वाले कुत्ते को सुबह उठते ही आप चिकन बिरयानी खिलाते हो, दोपहर में उसको मटन कबाब खिलाते हो, शाम में उसको दूध पिलाते हो। और जो कुत्ते का नाम है 5 लाख या जिस कुत्ते का नाम है सक्सेस, उसको आपने पूरा दिन वो क्या क्या करते रहता, तो बड़ी मुश्किल से आप उसको बिस्किट दे देते हो। और आप देखोगे कुछ ही महीने में जिस कुत्ते का नाम है 5 लाख, वो बेचारा सूख के एकदम हड्डी हो गया, और जिसकी नाम है प्रॉब्लम, वो देखेंगे पूरा मोटा सांड हो गया। तो हम दरअसल जीवन में अपने यूनिवर्सल माइंड में प्रॉब्लम्स को बहुत फीडिंग करते हैं, और जो सॉल्यूशंस है उसको बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट उसके बारे में सोचा। कई लोग तो जो ऐसे सेशन में नहीं है, वो तो सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो दरअसल हमने जिसको ज्यादा फोकस दिया, हमारी लाइफ की वो ज्यादा रियलिटी बन गई। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आपको समझना है इस सेशन से कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। कुछ लोग कहते हैं आई डोंट वांट दिस विल। अब इसका अपोजिट ट्रिक क्या है? आई वॉन्ट मोर देन एनफ मनी फॉर एवरीथिंग आई डिजायर। अब देखिएगा, ज्यादातर लोग जब उनके घर में मोबाइल का बिल आता है, जब उनके घर में ग्रॉसरी का बिल आता है, जब उनके घर में और बहुत सारे उनके जो उन्होंने लोन लेके रखा, जब उसकी महीने की ईएमआई आती है, तो दरअसल बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मुझे लोन के ईएमआई का टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन आप जितना ज्यादा, आपका माइंड ने किस चीज का पिक्चर बनाया? ईएमआई। और मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आज हमारे देश में 95% से ज्यादा लोग केवल ईएमआई के ट्रैप में इसलिए फंस गए, और केवल फंस नहीं गए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ईएमआई से बचना चाहते हैं। माइंड किस चीज की पिक्चर बना रहा है? वो पिक्चर बना रहा है लोन के ईएमआई की। अब आप देखिए, एक ईएमआई से बचने के लिए आप दूसरी ईएमआई कर लेंगे, आप दूसरे से बचने के लिए तीसरा लोन कर लेंगे, और जिंदगी में कभी भी आप लोन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वही पिक्चर बन रहा है। अब देखिए, इसमें यूनिवर्सल माइंड कैसे काम करेगा। आपको किसी दूसरे बैंक से फोन आएगा कि सर आपने जो वहां पे आपकी एक लोन चल रही है, और उस लोन को आप मेरे लोन के साथ मर्ज कर दो, इतने ऐसे ऐसे मैं आपको सेटल करवा दूंगा,
और फिर पता चला कि उसके चक्कर में आप बड़े लोन में फंस गए। तो आपको लोन की ईएमआई नहीं चाहिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड लोन और ईएमआई, लोन और ईएमआई, तो आप उसी के ट्रैप में बुरी तरह से फंस गए। एक सेकेंड, लेकिन उसका सही सॉल्यूशन क्या है? उसका सही सॉल्यूशन है कि आई नीड मोर देन इनफ। मतलब अगर हम ये अफर्मेशन उसके जगह पे डालते हैं, क्या हम अगर ये कि आई वांट मोर देन इनफ मनी फॉर एवरीथिंग आई डिजायर, हमें इनफ से भी ज्यादा पैसा चाहिए, वो हर चीज जो हमारी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। अगर आपने इसकी पिक्चर बनाया तो अब आपका यूनिवर्सल माइंड आपको कहां लेके जाएगा? आपका यूनिवर्सल माइंड अब बड़े गोल सेट करेगा, बड़े एक्शंस लेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा। तो उससे क्या होगा? आपको ज्यादा पैसे भर के आएंगे। और दरअसल ईएमआई की किसी को टेंशन नहीं होती है, उसके पास पैसे कम होते हैं, उसकी वजह से उसका दिमाग उधर जाता है। बट अगर उस आपने माइंड में ईएमआई को किया तो ईएमआई आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए जो लोग सक्सेसफुल हैं वो इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचते। वो हर महीने की 1 तारीख को देखते हैं, अच्छा मेरे पास इतनी सारी बिल है जो मेरे को पे करनी है, उसने 2 मिनट के अंदर खट 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 सारा पे कर दिया। वो तो इसके बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि उनकी ईएमआई की प्रॉब्लम है ही नहीं, उनकी प्रॉब्लम है कि उनके पास पैसे उतने नहीं आ रहे। तो आपने फोकस क्या करनी है? चेंज करनी है। तो जो आपकी करेंट रियलिटी है रिगार्डिंग योर फाइनेंस, करेंट रियलिटी रिगार्डिंग योर वेकेशन, करेंट रियलिटी रिगार्डिंग योर व्हीकल, कल आपने लिखा ना, आज हम उसे दूसरे तरीके से क्या करेंगे? रीमॉडल करेंगे। क्या करेंगे? उसे रीमॉडलिंग करवाएंगे, ताकि अब आप यहां पे नई चीजों को सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे एक एग्जांपल यहां पे है कि आई डोंट वांट टू स्ट्रगल इन माय बिजनेस। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं क्या कि मैं अपने इस बिजनेस में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता। उसका अपोजिट ट्रिक क्या है? आई वांट बिजनेस टू कम टू मी इजी एंड एफर्टलेसली। अब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मुझे इस बिजनेस में स्ट्रगल नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा बिजनेस बहुत आसानी से हो जाए और एफर्टलेसली हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, लेकिन मेरा खूब सारा बिजनेस हो। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टोरी है, मतलब ये सच्ची स्टोरी है कि हमारे वेस्टीज में इस वक्त एक लीडर हैं, और वो लीडर वेस्टीज से पहले वो सिद्धार्थ सर के डायरेक्ट फ्रंट लाइन है। वेस्टीज से पहले एक अन्यंत्र दूसरी कंपनी में वो जॉब करते थे। तो जब वो जॉब करते थे तो वो पहले उस कंपनी के रीजनल मैनेजर्स बन के आए थे, फिर वो धीरे धीरे उस कंपनी के रीजनल मैनेजर के ऊपर पोस्ट में गए, और फिर उन्होंने उस कंपनी को छोड़ के एक फॉरेन की कंपनी में रीजनल मैनेजर के पोस्ट को हासिल करी, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी कमाती। तो उनको एक बार ऐसा लगा कि मैं अगर 16-16 घंटे कब तक काम करूंगा, अगर मैं काम भी किया तो ये 2-2.5 लाख से ज्यादा तो मैं कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो सिद्धार्थ सर उनके अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने सिद्धार्थ सर के साथ वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया। और चूंकि वो एक नेटवर्क कंपनी के ही रीजनल मैनेजर्स थे, तो उन्होंने हजारों हजारों लोगों को देखा था कि जो इस बिजनेस में आते हैं वो धीरे धीरे सफल होते हैं। तो उनके पास ज्यादातर एक्सपीरियंस क्या थी? धीरे धीरे सफल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, इस बिजनेस में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पता है कि सफलता इसमें धीरे धीरे आएगी। तो सिद्धार्थ सर उनको हमेशा कहते थे कि देख भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सफलता धीरे धीरे ही आएगी, तुम पहले अपनी इन सोच को बदल, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन वो बार बार कहते थे कि हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत इसको एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उन्होंने 10 साल से ज्यादा एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को एज ए रीजनल मैनेजर हैंडल किया था, तो उनके पास 10 वर्षों की अनुभव थी। और वो बार बार कहते थे हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलेगी। अब देखिए उनकी ये जो सोच थी, इन सोच की वजह से 3 वर्षों तक, यानी 3 साल तक वेस्टीज में उनको 20-25 हजार की भी चेक नहीं आ रही थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से 40-50 हजार रुपए के आसपास की चेक बनाई। कहते हैं जब लॉकडाउन हुआ, कोविड का पीरियड आया,
उस कोविड के पीरियड में वो बेंगलोर में रहते हैं, वो एक अन्यंत्र दूसरी कंपनी के बड़े ग्रुप को फॉलो कर रहे थे। तो वो ग्रुप से उनकी अपॉइंटमेंट सेट हुई। उन्होंने सिद्धार्थ सर को फ़ोन किया कि एक बहुत बड़ी कंपनी की ग्रुप आने वाली है। तो सिद्धार्थ सर और बाली सर दोनों बेंगलोर गए उस ग्रुप से मिलने के लिए। कहते हैं 2 दिनों तक वहां पे रुके और उस बड़ी ग्रुप के 8-10 बड़े लीडर से उन्होंने मिलके बात करी वेस्टीज के लिए। और जब वो लौट के आ गए तो पता चला कि 1 सप्ताह के बाद उन सारे 10 लोगों ने वेस्टीज ही ज्वाइन किया, बट उनके साथ नहीं ज्वाइन करके किसी और के साथ चले गए। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। कल हमने आपको कर्मा की स्टोरी सुनाई थी। व्हाट यू थिंक, द पिक्चर यू थिंक, फील एंड सी इन योर यूनिवर्सल माइंड। अब देखिए, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। उसी समय सिद्धार्थ सर की दिल्ली में एक सक्सेस बाय चॉइस हो रही थी। उन्होंने सक्सेस बाय चॉइस में जब आया और 3 दिनों तक सक्सेस बाय चॉइस में सुबह से शाम तक जब वर्कशॉप को करी, तो उनको एक बात समझ में आ गया कि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदला और उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम इस बिजनेस में बहुत आसानी से सफल हो सकते हैं और बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए सफल हो सकते हैं। जब बार बार उन्होंने अपने माइंड के पिक्चर को बदला, अफर्मेशंस के थ्रू उन्होंने बहुत स्टेट ऑफ माइंड पे काम किया, अफर्मेशंस के थ्रू उन्होंने पिक्चर बदला। कहते हैं इस घटना के 3 वर्ष के बाद उनकी चेक हो गई तकरीबन 5 लाख रुपए। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी ट्रेनिंग करी। उनको समझ में आ गया कि मैं 3 साल में 50,000 पे नहीं पहुंच पाया, मैं अगले 3 साल में 5 लाख पे पहुंच गया। तो उन्होंने और बहुत ट्रेनिंग करी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सफलता में सारा का सारा जो गेम है ना, वो ब्रेन का गेम है। तो जब उनको समझ में आ गया कि सारा गेम ही ब्रेन का है, तो क्यों नहीं इस गेम को ब्रेन से खेला जाए। तो फिर उन्होंने सिद्धार्थ सर की एक से एक ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, 3 ट्रेनिंग, कहते हैं कि अगले 2-3 साल में उन्होंने सिद्धार्थ सर की एमएमआई सक्सेस बाय चॉइस और ऐसी तकरीबन 20-25 ट्रेनिंग उन्होंने कर डाली। और उस कहते थे कि वो हर साल में कम से कम 40 से 50 दिन वो सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग में होते थे। क्या करने के लिए? अपने माइंड को चेंज करने के लिए, माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त उस इंसान की हाईएस्ट चेक पहुंच चुकी है तकरीबन 45 लाख रुपए महीने की, और उस व्यक्ति का नाम है सुबैया सेठी। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त साउथ में वन ऑफ द टॉप चेक को वो लीड करते हैं, 45 लाख रुपए। कैसे हुआ? क्योंकि उस इंसान ने अपने सोचने के तरीके बदले। तो आपको ये चैप्टर सिखाता है कि जब आप अपने सोचने के तरीके बदलते हैं तो जीवन में चीजें आपकी बदलने लगती हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, आगे आपको समझना है कि इसके बजाय कि हम फोकस करते हैं कि मुझे ये, जैसे कल मैंने कहा था, आप कहिए मुझे सफेद हाथी नहीं चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफेद हाथी नहीं चाहिए, माइंड को ना कि पिक्चर तो हाथी नहीं है। माइंड ने पिक्चर क्या बनाई? सफेद हाथी। माइंड में रिफ्लेक्शन क्या आएगा? सफेद हाथी। माइंड को ना कि पिक्चर समझ में नहीं आती। तो माइंड को जो आप पिक्चर देंगे वही यूनिवर्सल माइंड में रिफ्लेक्ट होता है और वही आपकी जीवन की करंट रियलिटी बन जाती है। अब देखिए, यहां पे आपको आगे सिखाया जाता है, कहते हैं रीफोकसिंग ऑन व्हाट डू यू वांट विल टेक यू टू द डायरेक्शंस ऑफ व्हाट यू वांट। कहते हैं कि इस बात पे रीफोकस करने से कि आप क्या चाहते हैं, ये आपको उस रास्ते पे लेके जाएगा जो आपको चाहिए। फिर से समझिए, रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू डू वांट विल टेक यू टू द डायरेक्शंस ऑफ व्हाट यू वांट। सो कहते यू सी, आपने देखा, वी सीम्स टू क्रिएट आवर लाइफ आउट ऑफ आवर परसेप्शन। हम जो अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं ना, वो हमारे परसेप्शन के बिहाफ में होता है। सो कहते इफ वी फोकस ऑन ए लैक वी गेट मोर लैक, एंड इफ वी फोकस ऑन रिच वी गेट मोर रिचेज। सो आवर परसेप्शंस becomes magnet,
that pulls us in the directions of where we want to go. My dear friends, तो हमारा जो परसेप्शन है ये क्या है, एक मैग्नेट की तरह है जो पुल करता है क्या, हमें उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जहां हम बेसिकली जाना चाहते हैं. सो कहते हैं इफ यू डोंट कॉन्शियसली सेलेक्ट वेयर यू वांट टू गो, if you don't consciously select where you want to go, you go where your unconscious want you to go. अगर आपने जानबूझ के ये नहीं चुना कि आपको कहाँ जाना है, तो आप अनजाने में वहां पहुंच जाएंगे जो आपको पहले से पता है या आपके ब्रेन को पता है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने जानबूझ के नहीं चुना कि आपको जाना कहाँ है, तो अनजाने में ब्रेन आपको कहाँ ले जाएगा, जो किसको पता है, सही सुना आपने, जो ब्रेन को पता है. माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज समझना है, जानबूझ के चुनना. जानबूझ के चुनने का मतलब क्या है. चाइना में एक लड़की पैदा हुई, उस लड़की का नाम रखा गया जोशी. अब जोशी की कहानी आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए. जोशी जो आगे चल के एक नर्स बनी. जोशी क्या बनी, नर्स बनी. जोशी को यह लगता था कि ये नर्सिंग, मतलब वो नर्स क्यों बनी, थोड़ा इसके ऊपर आज आपको समझना है. कहानी पूरे चाइना के स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं. तो कहते हैं जोशी की उम्र जब 12 साल की थी, तो वो बचपन से देखा था कि उसके माता और पिताजी हर रोज घर में झगड़ा करते हैं. जोशी के माता पिता क्या करते थे, घर में हर रोज झगड़ा करते थे. झगड़ा क्यों करते थे, तो जब जोशी छोटी बच्ची थी, तकरीबन उसकी उम्र रही होगी 5 या 6-7 साल, तो वो देखती थी माता पिता को झगड़ा करते, तो वो कोने में खड़े होकर सिसकते रहती थी और देखती थी कि माता पिताजी पैसों की वजह से झगड़ा कर रहे हैं. अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पैसा अच्छा है या बुरा, माय डियर फ्रेंड्स, आप पैसा नहीं, झगड़ा अच्छा है या बुरा, आप यहां पे लिख सकते हो. अगर आपस में घर के झगड़े हो रहे हैं और बच्चे उस झगड़ों को देख रहा है, तो बच्चों के हिसाब से जो झगड़ा हो रहा है वो अच्छा है या बुरा. तो जाहिर सी बात है कि आप यहां पे लिखेंगे बैड, मतलब बुरा. तो जोशी देख रही थी कि उसकी घर में रोज जो झगड़े रूपी बुराई है, उस बुराई का जो कारण है वो कारण पैसा है. तो जोशी के हिसाब से बुराई का कारण क्या था, पैसा था. तो जोशी के रूट में, बुराई के रूट में क्या आ गया, पैसा. और उसका माइंड कहता था कि ये सारी बुराई का जो जड़ है वो पैसा है. तो जोशी ने 5 साल की उम्र से 7 साल तक, यानी 12 साल की उम्र तक ये देखते आई कि मेरे घर में जो रोज झगड़े होते हैं वो पैसे की वजह से झगड़े होते हैं. तो धीरे धीरे उसको सबकॉन्शियसली ये बातें समझ में आ गई कि सारी की सारी जो बुराई है ना, उसका जड़ पैसा ही है. अब जोशी की उम्र हो गई 12 साल. 12 साल की उम्र में एक दिन वो अपने माता और पिता के साथ रेस्टोरेंट में होती हैं. अब उस रेस्टोरेंट में जहां पे जोशी हैं, उसने देखा उसकी माताजी ने, शायद उसके पिताजी और माताजी प्लान किए चलो आज मन बहलाने के लिए कुछ खाते हैं. तो वो रेस्टोरेंट में जब गए तो माताजी ने, उस दिन थोड़े खुश थे, तो उन्होंने एक अच्छी सी फूड सेलेक्ट करी. लेकिन जैसे ही उन्होंने फूड सेलेक्ट करी तो जोशी के पिताजी की नज़र उसके फूड मेन्यू के राइट साइड में गया. उन्होंने देखा इस फूड की प्राइस बहुत हाई है, तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि यह ऑर्डर कैंसिल करो. और इसी बात पे दोनों में फिर से झगड़ा हो गया. कहाँ झगड़ा हुआ, उस रेस्टोरेंट में झगड़ा हो गया. अब झगड़ा इतना गहरा हो गया कि वो दोनों आपस में 10 मिनट में बुरी तरह से उलझ पड़े. तभी गुस्से में आके, आज मैं एक आर्कीटाइप दिखाऊंगा आपको, आप समझिएगा इसको. जोशी के पिता ने अपने आप पे काबू नहीं कर पाए, उनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और उसने जोशी की मां को एक दे मारा और वो बेचारी उसी जगह कुर्सी से एस्केट करके गिर गई. उसके सर के पिछले हिस्से में चोट लगा और वो उसी जगह पे तड़प तड़प के 11 मिनट में कोलैप्स कर गई. ये जोशी की जीवन की सच्ची कहानी. उस लड़की ने 12 साल की उम्र में अपने मां को 11 मिनट तक तड़पते देखा और उसके बाद उसने जैसे ही सुना कि उसकी मां की मृत्यु हो गई, वो लड़की पूरी तरह से सदमे में चली गई. कहते हैं जब वो सदमे से बाहर निकली तो उसको सदमे से बाहर निकलने में बरसों लगे,
लेकिन जब वो सदमे से धीरे धीरे बाहर निकली तो उसने डिसाइड किया कि मुझे नर्स बनना है। उसने उसके बाद नर्सिंग की पढ़ाई करी और वो बन गई नर्स। लेकिन नर्स बनने के बाद उसके जो सैलरी आते थे, वो सैलरी क्या था, ध्यान से सुनो, वो था पैसा। और जोशी के सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचते थे, पैसा क्या है, बुराई का जड़ है। तो क्या कोई भी मनुष्य बुराई को अपने पास रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा। तो चूंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बुराई को अपने पास नहीं रखना चाहता था, तो वो सारे पैसे स्पीड में खर्च कर देता था और उसके 2-4 दिनों में सारे पैसे खर्च हो जाते थे और फिर वो दोस्तों से पैसे उधार लेना शुरू करती थी। इस तरीके से 1 महीने गुजरे, 2 महीने, 3, 4, 5, 6 महीने बाद उसके बहुत सारे दोस्तों के पास बहुत सारे कर्जे हो गए। और एक वक्त आया जब जोशी को लगा कि मैं इस कर्जों को जीवन में कभी उतार नहीं पाऊंगी और पैसों की वजह से उसकी जीवन पूरी तरह से जहन्नुम हो गई है। इसलिए उसने सुसाइड कमिट करने के लिए एक जगह से कूदने की कोशिश करी, बट एक व्यक्ति ने उसको एक पहाड़ से बचा लिया। अब वो बचने के बाद उसको ऐसा था कि मुझे जीना नहीं है। तो जोशी के एक फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, तुम मिलो एक साइकोलॉजिस्ट से जिसको मैं जानता हूं और वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। तो जब वो साइकोलॉजिस्ट से मिली तो उसने कहा कि मैडम, आप पहले मेरा एक 3 दिन का कोर्स कर लें, वहां से आपको माइंड की साइकी समझ में आएगी। देखो आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप सब इस प्लेटफॉर्म पे सफल होने आए हो और जब आप सफल होना चाहते हो तो आपको साइकी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सारी बिहेवियर, आपके सारे एक्शंस, आपके सारे कर्म आपकी साइकी पे निर्भर करती हैं। तो साइकी जब तक आप नहीं समझेंगे वो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। अब जोशी जब 3 दिन की कोर्स करी तो उसको बहुत कुछ समझ में आ रहा था। उसको इतना समझ में आ गया कि मेरे साइकी की वजह से मेरी जीवन जहन्नुम बनी। उसके काउंसलर्स ने उसको बोला कि जोशी, तुम्हें पता है तुम नर्स क्यों बनी? उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि जब तुम्हारी मम्मी तड़प रही थी तो तेरे मन में क्या आ रहा था? तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में केवल एक बातें घूम रही थी कि अगर मैं डॉक्टर या नर्स होती तो मैं तुरंत अभी मम्मी को बचाती। और उसके बाद वो सदमे में चली गई। तो उस वक्त की बोली हुई सोच, जो थॉट थी, वो जोशी के माइंड में सप्रेस हो गया। अब ये सप्रेस थॉट उसकी साइकी बन गई। और अब उसके बाद जब वो कॉन्शियसली धीरे धीरे सदमे से बाहर निकली तो वो सप्रेस थॉट उसको कह रही है कि तुम्हें नर्स बनना है, नर्स बनना, नर्स बनना। तो नर्स बन गई। लेकिन उसके दूसरे तरफ की एक प्रोग्रामिंग थी ब्रेन में कि सारी बुराई का जड़ है पैसा। अब ये वाली जो थॉट थी वो सारे पैसे उसके पास रखने नहीं देती थी, वो सारे पैसे। तो जोशी को 3 दिन की कोर्स के बाद समझ में आ गया कि मेरी जिंदगी के सारे ड्रामे मेरी पास्ट की प्रोग्रामिंग की वजह से हो रही है। अब उस काउंसलर ने कहा कि यहां से अब तुमको प्रोग्रामिंग चेंज करने, रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, जो अभी आपने सुना। आज आपको क्या करना है? रीफोकस करना है। कैसे करोगे? दैट्स आई विल टीच यू। अब उस काउंसलर ने कहा कि तुम थोड़ा अपने बचपन में जाओ और बचपन में जाके मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता था। तो जोशी ने जब बात हुई फ्रेंड्स के बारे में तो उसने बताया कि मुझे लोगों से रिलेशंस बनाने, मतलब मेरी एक क्वालिटी थी बचपन में कि मैं जिस किसी से मिलती थी उससे तुरंत मेरी दोस्ती हो जाती थी, मतलब उसकी रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जब उसने एजुकेशन के बारे में बताना शुरू किया तो उसने बताया कि मेरी जो सबसे फेवरेट मेरे लाइफ में सब्जेक्ट रही है वो इकोनॉमिक्स के, सॉरी, वो उनकी अकाउंट थी। तो उसको उसके साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि देखो, तुम्हारी जो हॉबी पढ़ाई की तरफ थी, तुम्हारी जो हॉबी, तुम्हारी जो स्किल, तुम्हारे अंदर जो इनहेरिटेड क्वालिटी बोलते हैं ना उसको, जो इंसान के अंदर होता है, और बहुत सारे ऐसी क्वालिटी तो आपकी पूर्वजों से भी आ जाती हैं। तो उन साइकोलॉजिस्ट ने उसको हेल्प किया कि तुम अपने अंदर की साइकी और क्वालिटी को आइडेंटिफाई करो। जब उसने आइडेंटिफाई किया रीफोकस करने से, तो उसने पाया कि मैं वो नहीं हूं जिसके लिए मैं बनी हूं। तो उसने क्या करी, उसने रीफोकस करके जब अपने माइंड को स्टडी किया तो उसने अपनी लाइफ को फिर से दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश करी। और फिर आपको पता है, जैसे ही जोशी ने अपने कैरियर को रीबिल्ड किया अपनी सही क्वालिटी को आइडेंटिफाई करके, तो उसने फिर नई कोर्स करी और कोर्स करने के बाद वो एक कैरियर काउंसलर बन गई। और दोस्तों, उसके बाद जोशी ने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
जोशी उस चाइना में जहां पैदा हुई थी, उस 3 वर्षों के अंदर उस पूरी कंट्री की आइकॉन फेस बनी। मैं नहीं कह रहा हूं मोहल्ले की या शहर की, पूरे चाइना की आइडल लेडी बनी, जिसने अपने जीवन में बहुत पीक की सक्सेस हासिल करी केवल 3 वर्षों के अंदर। उसके बाद उसने बहुत सारे किताब लिखे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों की जीवन को ठीक किया। मतलब जोशी वो नहीं थी जो वो बनने के लिए बनाए भगवान ने बनाया था, बल्कि वो बन गई थी जो उसकी अपनी साइकी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस बाय चॉइस का मतलब यही है कि ये आपको सिखाती है कि आप अपनी हेरिटेटेड क्वालिटी को कैसे पहचानेंगे और कैसे जीवन में आप अपनी सक्सेस के उन डायरेक्शंस को एंजॉय करेंगे जिसके लिए आप बने हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आज मैं आपको थोड़े डीपर साइड में लेके जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग बहुत ध्यान से इसको सुन रहे हो, लेकिन सक्सेस बाय चॉइस को समझने के लिए बहुत डीप, बहुत कंसंट्रेटेड माइंड की जरूरत होती है। और अगर उसी डीप कंसंट्रेशन से चीज़ों को अगर सही तरीके से एडॉप्ट करोगे तो ये 15 दिन आपकी जिंदगी के 15 जनरेशन को बदल सकती है। ये ताकत है इस ट्रेनिंग की। आपको बस इसी डायरेक्शंस में आपको बहुत अलाइनमेंट के साथ पूरी की पूरी ट्रेनिंग को फॉलो करनी है। तो देखिए, इन साइकी के बारे में जिसके ऊपर हम इस पूरे चैप्टर्स में आपसे बात करने वाले हैं, हम आपको उन शख्स से आज रूबरू कराते हैं जिनका नाम है कार्ल गुस्ताव यंग। ये स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट हुए और इन साइकोलॉजिस्ट की बहुत सारी चीज़ों को इन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि इनकी भाषा और इनकी बातें आपको समझ में आए, हम आपको बताते हैं कि कार्ल यंग ने ह्यूमन साइकी को 3 अलग अलग लेयर में डिफाइन किया है। कहते हैं जो ह्यूमन की साइकी है उसका पहला लेयर है, उसको कहते हैं ईगो। माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आप कॉन्शियस ब्रेन कहते हो, जिसको आप लॉजिकल ब्रेन कहते हो, उसको कार्ल गुस्ताव यंग ने कहा कि वो हमारा ईगो है, मतलब वो हमारी साइकी का पहला लेयर है। अब इसे हम कॉन्शियस कहते हैं। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो और आप कुछ महसूस कर रहे हो, बट इस वक्त जो आपकी मेरी बातों से माइंड प्रोसेस कर रही है हर डेटा को, ये कॉन्शियस ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। ये हम सबके पास है, ये हम लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, इसको ह्यूमन साइकी में ईगो कहा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी जो हमारी ब्रेन है, उस ब्रेन को, यानी ब्रेन की जो उससे डीपर लेयर है, उसको कहते हैं पर्सनल अनकॉन्शियस। यंग के हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स, ईगो रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियस माइंड को और पर्सनल अनकॉन्शियस ये बहुत सारी हमारी मेमोरी है। कहते हैं इंक्लूडिंग दोज दैट हैव बीन सप्रेस, मतलब वो मेमोरी जो हमारे सप्रेस मेमोरी है। अब सप्रेस मेमोरी के एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो? एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक छोटा बच्चा बचपन में अपने माता पिता से खिलौना मांगा। अब उसके माता पिता ने उसको डिनाई कर दिया, उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सों को पिता और माता के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन उसकी वो चीजें सप्रेस हो गई। अब देखिए, आपके जीवन में ऐसे बहुत से मोमेंट होंगे जहां पे आप अपने अंदर की भावना को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जब उसको बाहर नहीं निकाल पाए, वो सप्रेस हो गया। कुछ दिन बाद माहौल चेंज हुआ, आप उस इंसिडेंट को भूल गए। अब आप बड़े हो गए, बच्चे तो नहीं हो ना, लेकिन बचपन में जितनी सारी चीजों को आपने दमन किया था, वो सारी चीजें कलेक्शंस ऑफ मिलियंस नहीं बिलियंस में ऐसी थॉट है जो आपके माइंड में हेरिटेटेड, यानी आपके माइंड में दब गई। अब देखिए, ह्यूमन बिहेवियर क्या है माय डियर फ्रेंड्स। जब यही सप्रेस थॉट रिफ्लेक्ट होके बाहर आते हैं तो उसे आप बिहेवियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम बिहेवियर कहते हैं। बहुत मजा आएगा आज, आप ध्यान से इसको देखते जाना, क्योंकि इसके बाद आपको सेशंस की गहराई समझ में आएगी। एक तीसरा ब्रेन जिसको कार्ल यंग ने कहा, वह है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? अब सपोज कीजिए कि अगर आपके पूर्वज छिपकली से डरते थे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप भी छिपकली से डरेंगे। अगर आपके पूर्वज
स्नेक से बहुत फियर में आ जाते थे, तो हो सकता है कि आप भी बहुत फियर में आ जाएंगे। तो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस आपकी हेरिडिटी से आ जाती है। और कार्ल गुस्ताव यंग ने क्या कहा, आपकी ब्रेन हजारों वर्षों की मेमोरी को रखता है, यानी इसके पास बहुत सी पास्ट मेमोरी है। जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल है आपके बहुत सारे ड्रीम के लिए, आपके बहुत सारे सपने आते हैं ना, लेकिन कई बार आप उसको लॉजिकल ढूंढते रहते हो कि इसका संबंध कहां से है, और आपको पता चलेगा कि इसके संबंध दूर दूर तक आपको पता नहीं चल रहे, और बस आप कहते हैं ये तो बस एक सपना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अभी के करंट स्टडीज में जिन लोगों ने टाइम ट्रेवल करना सीखा और टाइम ट्रेवल्स करके फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं, वो अपनी हजारों वर्षों की उन चीजों को, पास्ट लाइफ को देख पाते हैं, और वो पास्ट लाइफ को इस वक्त जब रियलाइज करते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनको वो सपना क्यों आता था। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं, फोर्थ डायमेंशन की अगर आपको समझनी है फैक्ट क्या है, तो आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। उसकी बहुत सारी साइंटिफिक प्रूवन आ चुकी हैं, और बहुत हिंदुस्तान के बहुत सारे फेमस चेहरे के ऊपर उनको फोर्थ डायमेंशन में ले जाके उनका बहुत चीज देखा गया। बट आपको इस समय समझना क्या, कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, हेरिटेटेड मेमोरी, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके पूर्वज करते थे। देखिएगा, बच्चों में बिना उसको सिखाए भी वो गुण आ जाते। आप क्या ऐसा फील करते हो कि बहुत सारे बच्चे माँ बाप की तरह हो जाते हैं? हाँ कि ना? इस कई बार माँ बाप अपने कुछ बुरी चीजों को नहीं भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद देखते हैं बच्चे में वो चीजें अपने आप डेवलप हो रही है, तो उनको समझ में नहीं आता, अरे मैंने तो कभी इसको कुछ नहीं सिखाया, लेकिन ये बातें इसके अंदर क्यों आ रही है। अब देखो कितने डीपर साइड में आपको जाना है। तो आपको समझना है कि हमारा ह्यूमन साइकी को कार्ल यंग ने 3 स्तर में बांटा। पहला हमारा कॉन्शियस यानी हमारा ईगो, दूसरा हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस, तीसरा हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब कहते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस ये एक यूनिक कंपोनेंट है इन दैट जंग बिलीव, जो जंग बिलीव करते हैं, और ये साइकी का हमारा पार्ट है जो साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस से आता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत सारी चीजें जो आपके पूर्वजों में थी वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। अब समझना है कि जो आर्कीटाइप, यहाँ पे आज मैं बात करूंगा आर्कीटाइप के बारे में, और इसमें से बेसिकली आपको 4 आर्कीटाइप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये आर्कीटाइप को समझना जरूरी है, क्योंकि आज से आप इस आर्कीटाइप को देखने के बाद एक चीजों के लिए तो पक्का क्लियर हो जाओगे कि हमारा जो ब्रेन है यही हमारे हर चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं इंसान जब इसको मानना शुरू कर देता है, वहीं से वो बदलाव की शुरुआत करता है। तो कार्ल यंग ने ह्यूमन ब्रेन के आर्कीटाइप को डिस्कवर किया, और जब उनकी आर्कीटाइप पे मैं रिसर्च कर रहा था तो 4 बेसिक आर्कीटाइप को मैं ढूंढ के निकाला। उसमें जो पहली आर्कीटाइप थी उसका नाम उन्होंने दिया पर्सोना। कहते द पर्सोना आर्कीटाइप allow people to adapt to the world around them and fit in with the society in which they live. My dear friends, अब आप देखिए, ये आर्कीटाइप का होना भी जरूरी है, और ये आर्कीटाइप क्या है थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं हर इंसान जब घर में होता है तो वो कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तब वो एक पर्सोना फेस बना लेता है। इसका मतलब वो घर के बाहर बिल्कुल डिफरेंट इंसान है, और घर के बाहर उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब वो घर में आता तो उसके सारे बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब उस इंसान में एक बिहेवियर है जो घर के बाहर काम करता, और एक बिहेवियर है जो घर के अंदर काम करता है। तो घर के बाहर जो बिहेवियर काम कर रहा है वो पर्सोना, पर्सोना का मतलब क्या है, मुखौटा। मतलब हमने उस अपने चेहरे पे और एक मुखौटा डाल लिया और अपने असली चरित्र को छुपा लिया, और पूरे दिन हम मुखौटों का प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर। अब देखिए, आप बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका ये उसका नेम, उसका फेम, और अचानक से पता चलता है कि उसका असली चरित्र बाहर आ गया।
तो इतने वर्षों तक क्या था? इतने वर्षों तक उसके पर्सोना, अब देखो पर्सोना से ही शब्द बनी है पर्सनालिटी ना, यानी जिसको आप पर्सनालिटी कहते हो, पर्सनालिटी कुछ और नहीं है, आपकी पर्सोना है। और आप सुने हैं ना कि इसका पर्सोना कितना अच्छा है, मतलब इसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तो पर्सनालिटी को कार्ल यंग ने कहा है कि ये पर्सोना है, जरूरी नहीं है कि ये इंसान वही हो जो ये बाहर दिखता है। ये इंसान अपने चेहरे पे मुखौटा, और आपने तो सुना है ना कि आज की दुनिया में कई पिक्चरों में भी आता था कि कई लोगों ने अपने चेहरे पे मुखौटा लगा रखा है। मुखौटा का मतलब क्या है? उसका पर्सोना। अब देखिए, बहुत बड़े बड़े लेवल पे, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो क्राइम होते हैं और उसके इन्फ्लुएंस में जो आके लोग क्राइम कर देते हैं, वो अपने उस सुपर जो हीरो जिसको मानते हैं, वो उसकी असली चेहरे से वाकिफ नहीं होते। वो अपनी पर्सोना यानी अपने मास्क वाले चेहरे से इतना इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो सामने वाला इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता। कई बार तो लोग जान तक दे देते हैं। तो ये पर्सोना जो है, ये हर इंसान का होता है। यानी जब हम घर से बाहर निकलते तो एक ऐसा अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं जिससे कि हम समाज में फिट हो सकें, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी की असलियत बाहर निकल जाएगी तो शायद आप समाज में सरवाइव करने के लायक भी नहीं बचोगे। तो कार्ल यंग ने क्या कहा? एक फेस है, एक आर्कीटाइप है जिसको हम पर्सोना कहते हैं। My dear friends, however, becoming too closely identified with the archetype can lead people to lose sight of their true self। मतलब उसका जो असली चेहरा है वो छुपा रहे, इसलिए वो एक नकली चेहरा बना लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जिसको शायद पहचानने में आपको जीवन में कई वर्षों लग गए होंगे, और जब उसका असली चेहरा आपके सामने आया होगा तो आप उससे नफरत करना शुरू कर दिए होंगे। तो ये आर्कीटाइप है, इस आर्कीटाइप को कहते हैं पर्सोना। होप सो आप एक चीज समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअल जो उसकी साइकी है वो दबी हुई है, अब आपको उसकी साइकी समझ में भी नहीं आएगी। दूसरी आर्कीटाइप जिसको हम समझते हैं, इसको कहते हैं शैडो। माय डियर फ्रेंड्स, अब शैडो को समझते हैं। कहते हैं दिस आर्कीटाइप इज ऑफन डिस्क्राइब एज द डार्कर साइड ऑफ द साइकी। मतलब ये हमारी साइकी की सबसे डार्कर साइड है। इसको एनिमलिस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं। कहते हैं रिप्रेजेंटिंग वाइल्डनेस एंड द अननोन। कहते दीज माय डियर फ्रेंड्स लेटेंट dispositions are present in all of us. Jung believe although people sometimes deny this element of their own psyche and instead project it onto others. अब शैडो को आप समझिए, शैडो क्या है? ये हमारा एक बिल्कुल छुपा हुआ आर्कीटाइप है। इसको एनिमलिस्टिक बिहेवियर भी आप कह सकते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान जो इस वक्त एक शादी में गया और वो बहुत नॉर्मली घूम रहा था, अचानक से उसके माइंड में कुछ आया, उसने अपनी खाने की थाली दूल्हे के मुंह पे दे मारी। अब अचानक से उसके अंदर जो सडनली ये चेंज आया, ये क्या था? ये उसका शैडो फेस था। आपने जीवन में कई बार देखा होगा कि एक इंसान की वो अंदर जो शैडो है, वो शैडो जब भी उस पर रिफ्लेक्ट होती है तो वो ऐसा कोई क्रूएल एक्टिविटीज, कोई एनिमलिस्टिक काम कर डालता है जिसके बारे में उसने भी कभी नहीं सोचा होगा। दैट इज कॉल्ड शैडो, और इसको एनिमलिस्टिक बिहेवियर भी कहते हैं। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये होता है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा। एक लेडी ने अपने पति से झगड़े हो गए चंद कुछ छोटी मोटी बातों पे, और माय डियर फ्रेंड्स, उस झगड़ों की वजह से उस दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। अब जब गुस्सा अपनी अंतरिम चरण पे चला जाता है तो बहुत डीप जो छुपा शैडो है वो शैडो बाहर आ जाता। वो शैडो बाहर आया और उसने अपनी कार की की उठाई और इतनी स्पीड में उन्होंने पार्किंग से गाड़ी निकाल के ड्राइव किया कि उन्होंने एक बच्चे को रौंद डाला। और वो लेडी
जिसकी कुछ चीजें इतनी शानदार थी कि दुनिया को लगता था कि ये पूरी वर्ल्ड में नाम करेंगी, लेकिन वो कहाँ पहुंच गई? जेल में पहुंच गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्कीटाइप है ये बहुत डीपली हिडन होता है हमारे अंदर, और लोग इसको पकड़ नहीं पाते। अब देखिए, आपने इस वक्त सुना होगा शिलोंग की एक घटना। अब उस घटना में एक लड़की ने अपने ही पति का नरसिंह हत्या जिसको कहते हैं, वो अपने कुछ दोस्तों से मिलके कर दी। अब आप देखिए, लेकिन इस घटना में कई दिनों तक उसके साथ उसके पति रहे, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। मतलब ये कितनी डीपली एक हमारी शैडो छुपी हुई है, और वो अचानक से बाहर निकलती और कुछ ऐसा कर गुजरती है। फिर आपने देखा होगा कई लोग जो बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर तुरंत से करते हैं, और आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक इस इंसान में इस तरह का बदलाव क्यों आया। हाँ, थोड़ी देर बाद उसको कॉन्शियसली कंट्रोल भी कर लेता है वो। तो ये जो चीजें अंदर से बाहर आती हैं, इसको शैडो कहते हैं। शैडो क्या है? शैडो एक आर्कीटाइप है, और इसमें बहुत सारी हमारी जो डिप्रेस, जो सप्रेस चीजें हैं, वो इसके अंदर होती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि ऐसे शैडोज अचानक से बाहर निकलते हैं, और ये अचानक से बाहर निकल के कुछ ऐसी एनिमलिस्टिक हरकत कर डालते हैं। तो ये एक आर्कीटाइप है। और आप क्या समझ पा रहे हो? ये सब इंसान के ब्रेन की बहुत सारी डीप रूटेड प्रोग्रामिंग्स हैं, जो उसके जीवन में टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट होती है। और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आप जब इसको समझ पाएंगे, तभी आप इसको चेंज करने के लिए तैयार होंगे। आइए तीसरी एक साइकी के बारे में बात करते हैं, जिसको कार्ल यंग ने कहा है एनिमा और एनिमस। माय डियर फ्रेंड्स, ये एनिमा क्या है? ये एक फैमिलीन इमेज है जो मेल साइकी में होता है। और एनिमस क्या है? ये मेल इमेज है जो फीमेल साइकी में होता है। अब देखिए, जब मां के पेट में एक बच्चा कंसीव करता है, तो कंसीव करते समय उसकी कोई लिंग नहीं होती। कंसीव करने के बाद वो तय होती है कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। लेकिन जब वो कंसीव कर रहा है, तो उसमें माँ और पिताजी की दोनों की पूरी मेमोरीज, और दोनों की वो अनकॉन्शियस कलेक्टिव मेमोरीज भी उस स्पर्म के साथ ट्रांसफर हो जाती है। अब देखिए, जब वो कंसीव होता है, तब उसके पास मेल और फीमेल की दोनों क्वालिटी होती है। लेकिन अगर वो मेल बन गया, तो फीमेल वाली जो क्वालिटी है वो सब सप्रेस हो जाती है। और अगर वो फीमेल बने, तो उसमें जो मेल वाली सारी प्रोग्रामिंग्स है वो सप्रेस हो जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल कहता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने एक शब्दों का नाम सुना होगा जिसे कहते लव एट फर्स्ट साइट। सुना आपने? लव एट फर्स्ट साइट का मतलब ये है कि ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि कई बार कुछ लोगों को पहले नजर में ही देखते ही उसको पहले नजर में प्यार हो जाता है। सोच के देखो, पहले नजर में प्यार कैसे होगा? जब हमारा ब्रेन सेकेंड्स में हमारी जो हिडन आर्कीटाइप है उसको सामने वाले में मैचिंग देखता है, तो उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। इसका मतलब, अगर एक मेल है, तो उसमें जो फीमेल वाली हिडन जो प्रोग्रामिंग्स दबी पड़ी है, वो उसको कॉन्शियसली कुछ पता नहीं है कि ये कैसे उसके साथ हो रहा है। कॉन्शियसली उसको नहीं पता, बट अनकॉन्शियसली जो फीमेल की हिडन क्वालिटीज होगी, अगर वो क्वालिटीज सामने के फीमेल में होगी, तो उसका जो मेल जो आर्कीटाइप है, मेल जो उसकी पर्सनालिटी है, उसको तुरंत अट्रैक्ट करेगा। और इनफैक्ट ब्रेन इसको सेकेंड्स में भी कर सकता है, सेकेंड्स में कर सकता है। तो अब आप देखिए, एनिमा और एनिमस मतलब हर इंसान में उसके डिफरेंट एक जो हैं वो चीजें उसमें हेरिटेटेड होते हैं। एनिमा में जो फेमिनिन इमेज होते हैं, और एनिमस में जो फीमेल की साइकी, एनिमस में जो मेल की इमेज होती है। तो एनिमा एनिमस क्या रिप्रेजेंट करता? ट्रू सेल्फ को। सो रादर देन द इमेज बी प्रेजेंट टू अदर्स एंड सर्व एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। आपको पता है, आज कई सारे लोग सफल हुए हैं
क्योंकि मैंने उसके कलेक्टिव अनकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग्स को भी आइडेंटिफाई करके मैंने उसको बताया कि उसमें बहुत सारी चीज मैं ऐसा लुकआउट करता हूं काउंसलिंग करके जो उसे खुद दिखाई नहीं देता, लेकिन ये उसके रिफ्लेक्शन से समझ में आता है। तो अभी आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि माइंड कितना पावरफुल है और माइंड के अंदर जो हेरिटेटेड प्रोग्रामिंग है वो कैसे काम करती है। सो आपने धीरे धीरे इन चीजों को समझा। ये क्या है, इसे कहते आर्कीटाइप। अभी जो चौथी आर्कीटाइप है उसको समझते हैं, उसको कहते द सेल्फ। अब देखिए सेल्फ क्या है, जो इंसान अपने कॉन्शियस और अपकॉन्शियस से बहुत ज्यादा अवेयर हो गया। कहते हैं ना, इंसान ने अपने आप को पूरा ही जान लिया, और जो इंसान अपने आप को पूरा ही जान ले वो सीधा उसका मिलन परमेश्वर से हो जाता है। जो इंसान अपनी स्वयं की पूरी खोज कर ले, पूरी खोज करने का क्या मतलब है कि उन्होंने अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण पा लिया। हमारे अंदर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, आज भी हम बहुत सारी चीजों के कंट्रोल में हैं। हम अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो कई सारी असफल विचारों के कंट्रोल में हैं। हम अगर आज बीमार हैं तो कई सारी ऐसी थॉट्स के कंट्रोल में हैं। आप गलत खाने खा लेते हो, क्यों? वो आपकी प्रोग्रामिंग है। आप लेट से उठते हो, क्यों? वो आपकी प्रोग्रामिंग है। आप कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जब भी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको लात मार के निकल जाते, क्यों? वो आपकी प्रोग्रामिंग है। मतलब आप कॉन्शियसली जितनी भी चीजों को कर रहे हो ना, वो सब आपकी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। उसकी वजह से आपके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। आप कर रहे हैं कॉन्शियसली, लेकिन आपसे वो चीजें जो करवा रही हैं वो है अनकॉन्शियस। तो वो जो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, जब तक कॉन्शियसली उसको ठीक नहीं करोगे, हमारी जिंदगी में कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये अनकॉन्शियस 95% ब्रेन ये सब कुछ लीड करता है। कहते द सेल्फ इज एन आर्कीटाइप दैट रिप्रेजेंट द यूनाइटेड अनकॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। Jung often represented the self as a circle, square and mandala. My dear friends, जब आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को आप पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं, मतलब आप तो अपने अंदर के पूरे ब्रेन को ही समझ गए। तो जब आप अपनी पूरी इनसाइड को समझ जाते हैं तो आपकी सेल्फ जो आर्कीटाइप है वो डेवलप हो जाती है। तो आपने समझा ये 4 बेसिक आर्कीटाइप होता है। मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को शायद ऊपर ऊपर से भी निकल गया होगा। कुछ लोग चैप्टर 1 के कुछ क्लासेस मिस कर दिए होंगे, तो शायद आप इसको पूरी तरह से कम्युनिकेट ना कर पाओ। लेकिन जितना भी समझ पा रहे हो ना, आप इस पूरे सेशन में एक एक चीजों को अंदर जाने देना, आप जीवन में कई सारे ऐसे परिवर्तन पाएंगे जिसकी तो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना क्या है, अब यहां पे फिर से मैं आपको लेके चलता हूं कंटेंट के अंदर। कहते हैं रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट विल टेक यू टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। इस पे फोकस करके कि आपको क्या चाहिए। लोग कहते मैं गरीब मरना नहीं चाहता, तो माइंड किसकी पिक्चर बनाएगा? झुग्गियों की, झोपड़ियों की, गरीबों की, भिखारियों की, स्ट्रगल करने वाले की। तो आपका जो माइंड में पिक्चर बन रहा है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। नौकरी करके गरीब रहने वालों की, बहुत से लोगों को संघर्ष में देखने वालों की, तो जिस डायरेक्शन में माइंड पिक्चर बना रहा है उसी डायरेक्शन में आपसे एक्शन करवाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं इसके ठीक विपरीत कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो देखिए इस वक्त माइंड की पिक्चर चेंज हो जाएगी। शहर के कुछ अमीर लोग पिक्चर्स में आने लगेंगे, शहर की कुछ अच्छी बिल्डिंग पिक्चर में आने लगेगी, अच्छी अच्छी सोसाइटी पिक्चर्स में आने लगेंगी, कुछ पढ़े लिखे विद्वान आपके माइंड के पिक्चर्स में आने लगेंगे। मतलब आप जब सोचते हो मुझे अमीर बनना है, तो अमीरी के स्टेट में जितनी भी माइंड के पास मेमोरीज है वो रिफ्लेक्शन में आ जाती हैं। जब कहते मैं गरीब नहीं मरना चाहता,
तो गरीबी के स्टेट में जितनी भी माइंड की प्रोग्रामिंग्स हैं वो सब हमारी रिकॉल होने लगती है। इसका मतलब माइंड को किसकी भाषा समझ में आती है? पिक्चर की भाषा समझ में आती है। तो आपके माइंड में क्या देखते हो आप, ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए तो हम मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में कॉन्शियसली आप क्या सोचते हो जो आपको चाहिए। सो आपने सीखा रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, इस पे फोकस करने से कि आपको क्या चाहिए। अब देखिए, अगर आज आपने ये जानबूझ के नहीं किया, फिर से क्या लिखा है, इफ यू डोंट कॉन्शियसली सेलेक्ट वेयर यू वांट टू गो, you go where your unconscious want you to go। my dear friends, कल मैं आपको कई कहानियों से ओत प्रोत कर दूंगा, इस घटनाओं को और डीपर साइड में ले जाएंगे। लेकिन आपको क्या समझना है कि लाइन कहता है कि अगर आज आपने जानबूझ के नहीं चुना कि आपको जाना कहाँ है, तो आप अनजाने में वहां पहुंच जाओगे जो आपके ब्रेन को पता है। क्या आप मेरी बात इतनी सारी चीजों से समझ पाए? आप लिख सकते हैं हाँ कि ना। मतलब आप आज जो भी कर रहे हैं वो अपनी साइकी की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। तो अगर आप वो जो करना चाहते हैं, अगर आपको वही करना है, तो ये जानबूझ के चुनना पड़ेगा। तो आज आप जानबूझ के कैसे चुनेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको लेके चलता हूं चैप्टर 1 के उन चीजों पे जिसके बारे में कल आपने बात करी थी। अब आपको करना क्या है, आपको कल आपने 5 चीजों पे लिखा था नोट्स, जिसमें सबसे पहला था फिनांस। तो अब आपको लिखना है कि आई एम सो हैप्पी बिकॉज, और उसके बाद लिखना है बिकॉज मैं अपने फिनांस को किस डायरेक्शन में चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यानी जब मैं फिनेंशियल फ्री हो जाऊंगा या फिर मैं इन पैसे से इन सब चीजों को हासिल कर लूंगा तो मुझे कैसा फील होगा। अब सबसे पहले आपको फिनांस के डायरेक्शन में आप वो लिखोगे जो आपको चाहिए। कल आपने क्या लिखा था? जो आपकी करंट रियलिटी है। आज आपको क्या लिखना है? जो आप अपने फ्यूचर के लिए फिनांस से रिलेटेड हो और आपको चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज भी आज हम रिटेन करेंगे। क्यों रिटेन करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि केवल अगर मैं आपको बोल दूं और फिर मैं बोल दूं घर पे कर लेना, तो 10-15 लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो आप फटाफट अपने डायरी और पेन को उठाना शुरू करें, उठा के तैयार हो जाएं, और आप लिखेंगे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज, आज मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत ग्रेटफुल कृतज्ञ हूं क्योंकि मैं अपने फिनांस को इस तरीके से चाहता हूं, या फिर मुझे अपने जीवन में इस तरीके का फिनेंशियल कंट्रोल चाहिए, या इन टर्म्स ऑफ फिनांस हम अपने जीवन को कैसा चाहते हैं। तो आप पैसे से किन किन खुशियों को पाना चाहते हैं उन सब के बारे में लिखेंगे। तो आप सब यहाँ पे फटाफट अब क्या करेंगे, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब।
आपने अभी लिखा होगा कि आपको अपनी फिनेंशियल लाइफ कैसी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, आज हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज मुझे मेरी लाइफ स्टाइल, मतलब यहाँ पे जो हमारी दूसरी पॉइंट थी कि मुझे ये कैसा चाहिए, मतलब एक सेकेंड, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल कैसी चाहिए। तो अभी लाइफस्टाइल के बारे में लिखेंगे, तो फटाफट आप लिखें आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज मुझे, अब लिखेंगे लाइफस्टाइल कैसा चाहिए। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को, जिसके बारे में कल लिखे थे, जो आपकी लाइफस्टाइल है, आज लिखेंगे अब जो आपको लाइफ स्टाइल चाहिए। तो जो आपको लाइफस्टाइल चाहिए उसके बारे में भी फटाफट आप अगले 1-2 मिनट में लिख लें। आपने लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी होगी। अब आपको लिखना है अपनी व्हीकल के बारे में। तो सेमली आप लिख लें कि आप कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, और आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसमें एक असाइनमेंट भी आपको मिलने वाला है। वो असाइनमेंट क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट आप इस वक्त अपनी व्हीकल के बारे में लिखें कि आपको कैसी गाड़ियां चाहिए। सिमिलरली आप आगे बढ़ते हुए अपने वेकेशन के बारे में लिखेंगे कि आप अपने जीवन में छुट्टियां कहाँ कहाँ बिताना चाहते हैं। और आप देखिएगा, जब आप इसे लिखेंगे तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे माइंड को सिग्नल प्रोवाइड करके वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे दिल खोल के लिखना कि आपकी सोच छुट्टियों के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कि आप कहाँ कहाँ वेकेशन करना चाहते हैं, मतलब कहाँ कहाँ छुट्टियां बिताना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब काफ़ी सारे एविडेंस से ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। उसी तरीके से आप लिखेंगे कि अब आपको लाइफ में इंजॉयमेंट कैसा चाहिए, और आप अपने मस्तिष्क पे ध्यान देंगे कि जब भी आप इंजॉयमेंट की बात करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती है, कि आपको लाइफ को किस किस तरीके से इंजॉय करना है। और जितनी बातें और जितनी आवाज़, जितनी विचारें अंदर से आ रही हैं, इस वक्त कोई आपकी डायरी तो देख नहीं रहा है, आपको क्या करना है, उन सारे के सारे थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको जो बहुत गहराई से समझनी है, क्या समझनी है, आपको समझनी है कि जब आप फिनांस के बारे में लिखेंगे तो असाइनमेंट्स ये है कि उसको प्राप्त करने के बाद आप उसके साथ उस इमोशंस को भी लिखेंगे जो आप फील करेंगे। जब आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में लिखेंगे तो उसके साथ उस इमोशंस को भी ऐड करना है कि अगर ये सारी लाइफस्टाइल आपकी पूरी हो गई तो आप कैसा महसूस करने वाले हो। आपने अगर ये गाड़ी खरीद ली तो इससे आपको कैसी फीलिंग्स आने वाली है। अब आपको जो चाहिए उसके साथ आपको ऐड करना है अपने इमोशन को। और देखिए, अब इस पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे बार बार फोकस करके हम जो माइंड को पिक्चर दे रहे थे, द पिक्चर यू थिंक, द पिक्चर यू फील, द पिक्चर यू सी इज रिफ्लेक्ट इनटू द यूनिवर्सल माइंड। सीखा था ना आपने। एंड बाय द नेचुरल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन इट मस्ट रिटर्न आइदर
इस इन स्पिरिचुअल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म। ये क्या है? आपकी इनविजिबल पावर। तो यहां से हम माइंड की कंडीशनिंग चेंज करेंगे और अब उन चीजों के साथ अपने पिक्चर्स और इमोशन को अटैच करना सीखेंगे जो हमें चाहिए। फिर क्या होगा? इसको धीरे धीरे हम ट्रिक के साथ पहले कॉन्शियस पे लेंगे, फिर इसको सबकॉन्शियस पे लेके जाएंगे। और आप देखेंगे कि जब माइंड की कंडीशनिंग आप चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ में हर वो चीज चेंज होनी शुरू हो जाएगी। सो अभी आज हमने क्या सीखा? हमने ट्रिक को सीखा। क्या ट्रिक? कि हमें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना है जो जो हम सोचते हैं या जो हमारे पास है। ट्रिक क्या है? हमें रीफोकस करना है उन चीजों के बारे में सोचने के लिए जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। तो जैसे ही माइंड में आप ये सोचने के ट्रिक को चेंज करेंगे, अब आप देखेंगे कि इससे केवल आपकी जीवन नहीं बल्कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी, पूरी की पूरी लाइफ, पूरा का पूरा आप पूरी तरह से चेंज हो पाएंगे। तो होप सो ये जो आज की चीजें थी, ट्रिक, सोचने का तरीका, कैसे सोचने के तरीके को चेंज करके हम अपने जीवन को कंट्रोल में लेना शुरू कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा। और हमने सीखा यहाँ पे कार्ल गुस्ताव यंग, जिन्होंने हमें हमारी साइकी को 3 भागों में डिवाइड किया। हमारा ईगो, हमारा पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। अब आपसे एक हमारा सवाल, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहानी सुनाई थी और आपको उसके जवाब यहाँ पे लिखने हैं। वो कहानी कुछ ऐसे था, आप में से जो लोग उस दिन मिस किए होंगे अभी फिर से सुन लेना, कि एक बार एक इंसान अपने एक दोस्तों को बोला, करे भाई वो तेरे पास उस दोस्तों के बेटे का कार्ड आया, शादी में चलना है, बारात चलना। तो जैसे उसने बारात का नाम सुना तो उसकी तुरंत उंगली उठी और उसकी मुंह पे चली गई। यहाँ पे उसने उसको देखा कि बारात का नाम सुनने से मुंह पे उंगली क्यों लेके गया, लेकिन उसने उसको कुछ बोला नहीं। इस घटना के 2-3 वर्षों के बाद उसके और एक मित्र के बेटे की शादी थी जिसके कार्ड उसके पास आए थे। तो वो जब मिला तो बोला, अच्छा वो मित्र का बेटा का शादी, तेरे पास कार्ड आया, बारात चलना है। जैसे उसने बारात की बात बोली, उसने देखा उसका उंगली तुरंत यहाँ पे गया। उसने उसने नोटिस कर लिया, उसको याद आ गया कि पहली बार भी इसने बारात का नाम सुनते ही इसकी उंगली यहाँ पे आ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। इस घटना के कुछ वर्षों बाद उसके अपने बच्चे की खुद की शादी थी जिसके कार्ड लेके वो उस इंसान को देने गए। बोला, देख तू मेरा दोस्त है, मेरे बेटे की शादी है, तेरे पास 1 महीने पहले बताने आया हूँ, कैलेंडर में तारीख घेर लेना, बारात चलना है। और उसने जैसे ही बारात सुनी तुरंत उसका उंगली यहाँ पे आया। बोला, रुक 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 भाई। और इस बार उसको रहा नहीं गया, तो उसने उसको बोला कि मैं 3 बार नोटिस कर चुका हूं कि जब भी मैं बारात की बात बोलता हूं ये तेरी उंगली यहां पे क्यों आ जाती है। और मजे की बात क्या है कि ये उसके मित्रों को भी नहीं पता था कि उसकी उंगली यहां पे आती, लेकिन जब उसने पूछा तो उसको याद आया और उसने कहा, अरे भाई। उसको तब याद आया, अरे भाई। और उसके बाद उसने कहा कि बहुत पहले मैं एक शादी की बारात में गया हुआ था, उस बारात में मैं बेतहाशा नाच रहा था, तभी शराब पार्टी से झगड़ा हो गया और उस झगड़े के दौरान उसने एक लोटा दे मारा मेरे मुख पे और उससे मेरी दांत टूट गई थी। अब देखो वो चीजें बहुत पहले हुआ था, जिस इंसिडेंट को कॉन्शियसली वो भूल चुका था, लेकिन ब्रेन के किसी पार्ट में वो छुपा हुआ था। तो जैसे ही बारात वर्ड्स उसके ऊपर आती थी तो उसकी वो उंगली वहां पे चला जाता था। बट सवाल मेरा ये है कि ये कौन सा चीज है? ये ईगो है, ये पर्सनल अनकॉन्शियसनेस है या कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस? ये एक सवाल है जो आपको ढूंढ के बताना है कि अगर ये इंसिडेंट जो उसको पता भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, चांसेस है अभी ये उसके ब्रेन के किस भाग में है, यानी कॉन्शियसनेस में है
माय डियर फ्रेंड्स, या फिर कहाँ है, ये आपको आज आंसर करना है। लेकिन ऐसी कई चीज हो सकता है कि उसके जब बच्चे इस दुनिया में आए तो ये उससे ट्रैवल करके बच्चों में आ जाए, और बच्चों को कोई जब बारात की बात बोले तो उसका उंगली भी उठेगा, लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर ये बिहेवियर कहाँ है। ये बिहेवियर बच्चों में जब उसकी साइकी में जाएगी तो अलग लेवल पे जाएगी, लेकिन उसके साइकी के किस लेवल पे है ये आंसर्स करना। लेकिन एक बात आप समझ पाए होंगे कि साइकी होता है और साइकी ही हमारी बिहेवियर है, हमारा पर्सोना है, वो हम अपने ऊपर बना के रखे हैं ना, और हमारी सारी एक्शन को हमारा साइकी डिसाइड करता है। सो आज की वो बहुत फेमस लाइन कभी मत भूलना, until you make unconscious conscious it will direct। जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाएंगे, इस पे कल हम आपसे बहुत सारी कहानियों के थ्रू बहुत डीपर साइड में, तो नीता मैम ने लिखा है पर्सनल अनकॉन्शियस, अब आप सब भी लिखेंगे, और आप केवल इसे यहां नहीं लिखेंगे, अपने रिस्पेक्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में लिखना कि इस कहानी में उसकी साइकी किस लेयर पे है। ये एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपको थोड़े दिमाग लगाने हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं कि उसकी साइकी किस लेवल पे है। और आपको ये आज सोचना भी है कि ये साइकी होती है और ये मुझ पे भी काम कर रही है, मेरा वर्तमान क्या है, मेरी साइकी का रिजल्ट है, मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, जो साइकी मैं चेंज कर लूंगा वो बनेगा, मुझे क्या करना चाहिए, जानबूझ के इसको प्रोग्राम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। तो थोड़ा क्या बदलना है, सोचने का तरीका। क्या वो आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। सोचने का तरीका किसके कंट्रोल में है? साइकी के कंट्रोल में है। कैसे साइकी बदलेंगे? यस यस, सीखेंगे ना बाकी के 2 दिनों में, क्योंकि चैप्टर 2 तो पूरा इसी के ऊपर है। लेकिन फिर से ध्यान से समझना, आज आपको उस फिनांस के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, वेकेशन के ऊपर, एंजॉयमेंट के ऊपर, व्हीकल के ऊपर बहुत प्यार से लिखना है कि आपकी अब वर्तमान जिंदगी से आगे आपकी फ्यूचर इन डायरेक्शन में कैसी चाहिए। जब आप लिखेंगे तो बहुत क्लियर लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, और उसके साथ आप ये भी लिखेंगे कि जब ये आपके पास होगा तो आपको कैसी फीलिंग मिल रही होगी। अब अंतिम सवाल समाप्त करने से पहले पूछना चाहता हूं कि प्यार से आज कितने लोग लिखने वाले हैं, अपने भविष्य को वर्तमान में डिजाइन करने वाले। अगर आप आज अपने फाइनेंस, व्हीकल, वेकेशन, एंजॉयमेंट इन सब के ऊपर लिखने वाले हो तो बस टाइप कर दो आई, और आई टाइप करके इस बात को एग्रीमेंट करोगे कि आज आप अपने भविष्य के लिए लिखने वाले। यू नहीं, मी नहीं, यू मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि सर आप लिख लेना आई, तो कई सारे लोगों ने आई टाइप किया, जो आपकी सेल्फ कमिटमेंट है कि आज आप इन सब चीजों के बारे में लिखेंगे। आज की सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए हमारे ग्रेट होस्ट सनाज मैम को इनवाइट करेंगे, आप सबों की जोरदार तालियों से। सो मोस्ट वेलकम मैम, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। मैं चाहती हूँ कि एक बार से पहले कि मैं कुछ बोलूँ, एक बार जोरदार क्लैपिंग हम सारे लोग कर लेते हैं। आप लोग म्यूटेड हैं, बट आप लोग कैमरे पे हैं, तो एवरी वन कैन सी यू क्लैपिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच इतने वंडरफुली आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज आपको जो होमवर्क करनी है, आपने जो कल किया था सेम होमवर्क आपको करनी है, लेकिन कल के होमवर्क में आपने अपनी करंट सिचुएशन लिखी थी। आज के होमवर्क में आप लिखेंगे इसे आप कैसा चाहते हैं। तो सर ने आपको बहुत अच्छा एक सेंटेंस भी बताया, जब आप होमवर्क करोगे तो यू विल बी राइटिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आप हमेशा स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। 4 चीजों के बारे में आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड्स। कितने चीजों के बारे में लिखना है? 4। नंबर 1, आप अपनी फिनांस को कैसे देख रहे हैं, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे देख रहे हैं। तो आप ये कभी मत लिखिएगा कि मैं चाहती हूं कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो। जो आप देख रहे हैं उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन है। सेकेंड, आप अपने वेकेशंस पे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो नहीं। कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं
तो आपको इमेजिन करना है कि आप वहां ऑलरेडी जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको अपनी लाइफस्टाइल के बारे में लिखना है, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको लिखना है कि आप कौन सी व्हीकल ड्राइव करना चाहते हैं, नहीं लिखना है। आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन सी व्हीकल ड्राइव करना चाहते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि आप ये व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। और अपने सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, दिस शुड बी योर टैगलाइन। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं बहुत प्रसन्न और कृतज्ञ हूँ। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, तो आप इसे हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आपकी चॉइस है। बट होमवर्क जरूर कीजिए, क्योंकि कल की क्लास जब होगी तो आप फटाफट चैट पे अपनी उंगलियां चलाइएगा और आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ लिखेंगे कि आपने ये सारी चीजें की। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग की सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सुबह में आपको सबको मालूम है कि आपकी ऊर्जा सबसे पीक पे रहती है। तो आपको सूर्य के जगने से पहले खुद को जगाना है। आज जितने लोग भी ब्रांच ऑफिस में वेस्टीज के वाइस प्रेसिडेंट को सुन रहे थे, उन्होंने भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली, जितने भी चैंपियंस होते हैं वो कोई भी सूर्य के उगने के बाद तक नहीं सोता है। तो आपको सूर्य के जगने से पहले खुद को जगाना है, बिस्तर पे ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन करना है, बिस्तर से उतर के डिटॉक्सिफिकेशन करना है। जैसा मैंने बताया था, आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज में सर भी आपको हमेशा बताते हैं योगा, जुम्बा, वॉकिंग। वॉकिंग आप जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि लगातार रिसर्च बताती है कि अगर आप 20-30 मिनट्स भी वॉक करते हैं तो ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को बहुत ज्यादा रिलीज करता है। उसके बाद जुम्बा कीजिए, आप सबको मालूम है जुम्बा इज वेरी गुड टू ब्रिंग यू इन एनर्जेटिक मोड। एंड देन 7 o'clock ज्वाइन कीजिए। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप खुद ब खुद बहुत डिस्परेट होंगे अपनी टेस्टिमनी देने के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।